आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस आशीष में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है जो हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं वह सब्जेक्ट है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड जो टॉपिक हम आप लोगों से इस समय डिस्कस करने जा रहे हैं वह है विदेशी आक्रमण। यानी भारत में कौन कौन से साम्राज्य भारत में जो है विदेशी आक्रमण किए थे और कब किए थे और उनके आक्रमण से भारत के अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ और भारत के किस किस क्षेत्रों में जो विदेशियों के द्वारा आक्रमण कहाँ कहाँ पे किया गया था। तो इसको हम आप लोगों से जो है डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले वाले क्लास में आज की क्लास में हम शक साम्राज्य को आपको पढ़ाएंगे। यानी शक के द्वारा जो शक साम्राज्य की स्थापना भारत में हुआ था तो उसमें जो है ये जो है कब जो है किस समय भारत में किस क्षेत्र को सर्वप्रथम या युद्ध के माध्यम से आक्रमण करके उस भारत के क्षेत्र को शक साम्राज्य के अधीन ले आए थे। तो इसको आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये जो है प्रतिदिन की क्लास की श्रृंखला में हम आप लोग जो प्रतिदिन क्लास पढ़ाते हैं और प्राचीन भारत से रिलेटेड जो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं इससे संबंधित जो भी मतलब एक नया टॉपिक हम लेते हैं उसको पूरा तरीके से कंप्लीट करते हैं। तो इसी प्रतिदिन क्लास की श्रृंखला में जो आज का हमारा जो क्लास है उसमें है विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण जो दूसरा विदेशी आक्रमण था वह था शक साम्राज्य, यानी शक के द्वारा भारत में आक्रमण किया गया था। इसके पहले वाले जो क्लास में पढ़ाए हैं उसमें आप लोगों को हम पढ़ाए हैं कि जो है इसके शक के पहले जो यूनानी थे भारत में, यानी इंडो ग्रीक या भारतीय यूनानी, तो ये जो है बैक्टीरिया से आए थे यूनानी और भारत में जो है सर्वप्रथम यूनानियों के द्वारा विदेशी आक्रमण किया गया था। तो यूनानी के बाद जो दूसरा आक्रमण भारत में विदेशी आक्रमण होता है वह शक के द्वारा होता है। ठीक, तो जो है यूनानी, शक, उसके बाद पहलव और पहलव के बाद फिर कुषाण, ये जो है चार मुख्य वंश थे जिसके माध्यम से भारत में आक्रमण करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया गया था। ओके, तो इसको जो है आज क्लास में हम यही पढ़ाएंगे। और हम पहले वाले क्लास में जो हम आप लोगों को बताए हैं कि किस प्रकार से यूनानियों के द्वारा भारत में आक्रमण किया गया था और अपने साम्राज्य का विस्तार भारत के पश्चिम प्रदेशों, जो भारत के पश्चिम क्षेत्र हैं वहां पे यूनानियों के द्वारा आक्रमण करके कुछ क्षेत्रों को अपने अधीन करके अपने शासन और शासन प्रशासन को वहां पे संचालित किया गया था। जैसे जो है यूक्रिटाइटस, ये जो है यूक्रिटाइटस एक प्रथम जो है मुख्य महत्वपूर्ण शासक था यूनानी का और इनके द्वारा जो भारत में आक्रमण किया गया था और भारत में जो यूनानी साम्राज्य था उसका विस्तार करने में यूक्रिटाइटस जो शासक था इसका एक महत्वपूर्ण योगदान था। इसके बाद फिर मिनांडर एक शासक के रूप में, यूनानी शासक के रूप में भारत में आक्रमण करते हैं एक विदेशी के रूप में और अपने शासन को यहाँ पे संचालित करते हैं। ठीक, तो ये जो है पहले वाले क्लास में आप लोगों से हम डिस्कस कर चुके हैं, अच्छे से आप लोगों को हम बताए हैं और उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से उसको भी हम पहले वाले क्लास में उस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस कर चुका हूँ। आज का जो हमारा क्लास है वह पूरी तरीके से जो है हम शक साम्राज्य को आपको हम पढ़ाएंगे। हम यह बताएंगे किस प्रकार से शक शासकों के द्वारा भारत में आक्रमण किया जाता है और भारत के एक बड़े हिस्से, बड़े क्षेत्र पर अपने शासन को यहाँ पे स्थापित किया जाता है और अपने शासन को स्थापित करके यहाँ पे शासन को संचालित किया जाता है। ओके, तो आज क्लास में हमारा यही होगा। चलिए आज क्लास हम प्रारंभ कर रहे हैं। आज क्लास हम प्रारंभ करने के पूर्व एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं और आप लोगों से निवेदन करते हैं कि प्लीज आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन उसको आप लोग प्रेस कर दीजिएगा जिससे हमारे प्रत्येक क्लास वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को पास समय समय से पहुंचता रहे। और प्लीज आप लोग हमारे इस वीडियो को लिंक को आप मैक्सिमम शेयर करिए। ओके, तो चलिए आज क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो प्राचीन भारत सब्जेक्ट से रिलेटेड आज का जो क्लास है वह 24 क्लास है और 24 क्लास में हम डिस्कस करेंगे विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण में जो दूसरा मुख्य आक्रमण होता है वह शक के द्वारा होता है। पहला आक्रमण यूनानियों के द्वारा किया गया था भारत में, दूसरा जो है शक के द्वारा किया जाता है और जो तीसरा जो यहाँ पे आक्रमण होता है विदेशी का वह पहलव होते हैं। पहलव के बाद जो अंतिम होता है वह कुषाण होता है। कुषाण के द्वारा भी भारत में आक्रमण विदेशी आक्रमण के रूप में किया गया था। तो आज का हमारा जो है शक आक्रमण, शक जो है शक को भारत में जो सीथियन के नाम से इनको संबोधित किया जाता था
ओके, तो क्वेश्चन पूछा गया है कि शक को भारत में किस नाम से जाना जाता है। तो भारत में शक को सीथियन के नाम से जाना जाता है। ओके, यूनानी के बाद जो है यूनानी जो प्रथम विदेशी आक्रमण भारत में हुआ था, भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में, वह था यूनानी। यूनानी के बाद शक के द्वारा भारत में विदेशी आक्रमण किया गया था, यानी विदेशी के रूप में शक के द्वारा, शक जो है दूसरे शासक थे जो भारत में अपने साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से भारत में आक्रमण किए थे। शक भारत के बड़े भाग पर शासन स्थापित किया था। यूनानी के द्वारा कुछ क्षेत्रों को भारत के कुछ क्षेत्रों पर अपने शासन को स्थापित किया गया था, लेकिन जो शक थे, शक जो है भारत के एक बड़े भूभाग पर, बड़े बड़े क्षेत्र पर अपने शासन को संचालित करने में सफल रहे थे। ओके, भारतीय क्षेत्र को जो है शकद्वीप या शक स्थान कहा जाता है। जो शक के द्वारा भारत के क्षेत्रों पर अपने शासन को स्थापित किए थे, उस क्षेत्र को जो है शकद्वीप या शक स्थान के नाम से भी जाना जाता था। ओके, शक जो भारत में शक जो है अपने शासन को स्थापित किए थे, तो जो शक जो है 5 यहाँ पे शाखाएं शक साम्राज्य से संबंधित भारत में स्थापित हुआ था। तो जो शक की जो 5 शाखा थी, जिसमें एक अफगानिस्तान था, पंजाब था, मथुरा था, पश्चिम भारत और दक्कन, ये जो है 5 क्षेत्रों पे शक के जो ब्रांचेस थे, जो शाखा था, इस 5 क्षेत्रों पर फैले हुए थे। ओके, इस 5 क्षेत्र पर इनके शासन को स्थापित किया गया था। तो शक की जो 5 शाखाएं थी, उसमें पहला था अफगानिस्तान, दूसरा पंजाब, तीसरा मथुरा, चौथा पश्चिम भारत और 5वां दक्कन था। तो ये जो है 5 क्षेत्र थे जहाँ पे जो है शक साम्राज्य के द्वारा यहाँ पे शासन को स्थापित किया गया था। इसलिए कहा जाता है कि शक की जो शाखाएं थी, वह जो है 5 शाखाओं में विभाजित थी। शक शासकों को जो है क्षत्रप कहा जाता था। जो शक से संबंधित जो राजा थे, जो सम्राट थे, उनको क्षत्रप कहा जाता था। क्षत्रप माने राजा, राजा को क्षत्रप कहा जाता था। ओके, तो जो है शक शासकों को क्षत्रप के नाम से जाना जाता था। और जो शक शासक थे वह भारत में 2 प्रकार से विभाजित थे, यानी शक सम्राट को भारत में 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला था उत्तरी क्षत्रप और दूसरा था दक्षिणी क्षत्रप। उत्तरी क्षत्रप और दक्षिणी क्षत्रप। उत्तरी क्षत्रप के द्वारा जो तक्षशिला और मथुरा के क्षेत्र पर शासन को स्थापित किया गया था। तो जो है तक्षशिला और मथुरा पर उत्तरी क्षत्रप के द्वारा अपने शासन को स्थापित किया गया था। इसी प्रकार से जो दक्षिणी क्षत्रप थे, वह नासिक और उज्जैन में अपने शासन को स्थापित किए थे। तो नासिक और उज्जैन में दक्षिण क्षत्रप के द्वारा अपने शासन को स्थापित किया गया था। सर्वाधिक राजा जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजा थे शक साम्राज्य के समय में, जो एक महत्वपूर्ण और एक योग्य शासक के रूप में अपने आप को शक साम्राज्य के अधीन स्थापित किए थे, वह था रुद्रदामन प्रथम एक योग्य शासक था और एक जो है महत्वपूर्ण शासक था, जिसके द्वारा शक साम्राज्य को भारत में विस्तार किया था। तो भारत में मैक्सिमम क्षेत्रों को रुद्रदामन प्रथम के समय में शक साम्राज्य का विस्तार किया गया था। इसलिए कहा जाता है कि जो प्रथम मुख्य शासक था, महत्वपूर्ण शासक था, वह शक शासक था, वह रुद्रदामन प्रथम था। रुद्रदामन प्रथम के समय में ही जो शक साम्राज्य था वह भारत में अधिकतर क्षेत्रों में इसका विस्तार होने में सफल हुआ था। तो जो है शक साम्राज्य के अधीन मैक्सिमम क्षेत्रों को रुद्रदामन प्रथम के समय में ही जो है इस क्षेत्रों के अधीन अपने साम्राज्य को लाने में यह सफल हुआ था। ओके, तो रुद्रदामन प्रथम या जो है सिंधु, कोंकण, नर्मदा घाटी और गुजरात इत्यादि क्षेत्रों में अपने साम्राज्य विस्तार किया था। तो ये जो है रुद्रदामन प्रथम कहाँ अपने जो है साम्राज्य का विस्तार किया था, जो सिंधु नदी था उसके आसपास के क्षेत्रों में, कोंकण के क्षेत्रों में और नर्मदा घाटी के आसपास क्षेत्रों में, और गुजरात के जो है कुछ क्षेत्रों पर रुद्रदामन प्रथम के द्वारा शक साम्राज्य का विस्तार किया गया था। इसने गिरनार पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि सुदर्शन झील का
जो है पुनर्निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? तो जो शक शासक था रुद्रदामन प्रथम, इनके द्वारा गिरनार पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया गया था। ओके, ये जो है नोट कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके समय में संस्कृत भाषा में चूनागढ़ अभिलेख जारी किया गया था। जो है रुद्रदामन के समय में संस्कृत का बढ़ावा दिया गया था। इसके पहले वाले जितने भी शासक थे भारत में स्थापित हो जाए, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो और इत्यादि धर्मों के द्वारा जो है इसमें जो है प्राकृतिक भाषा का जो है ज़्यादा विकास हुआ था। लेकिन जो शक साम्राज्य थे इनके समय में संस्कृत भाषा का विकास किया गया था। तो रुद्रदामन के समय में संस्कृत भाषा में चूनागढ़ अभिलेख जारी किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि चूनागढ़ अभिलेख किस शासक के समय में जारी किया गया था? तो रुद्रदामन प्रथम के समय में चूनागढ़ अभिलेख, जो कि एक संस्कृत अभिलेख था, इसके इसको जो है जारी किए थे इनके समय में। रुद्रदामक नामक सिक्के भी अपने राज्य में चलवाया था। रुद्रदामक नामक सिक्के या भी रुद्रदामन के समय में शक साम्राज्य के क्षेत्रों में चलाया गया था। इस साम्राज्य का अंतिम शासक रुद्रसिंह था। तो जो शक साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वह रुद्रसिंह तृतीय या शक साम्राज्य का अंतिम शासक था। इस साम्राज्य का यानी कि शक साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वह था रुद्रसिंह तृतीय या शक साम्राज्य का अंतिम शासक था। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पराजित कर दिया गया और सभी क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला दिया गया। जो है गुप्त साम्राज्य के जो एक मुख्य राजा और सम्राट के रूप में स्थापित हुए थे उनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय जो था इन्हीं के द्वारा शक साम्राज्य के जो अंतिम शासक थे रुद्रसिंह तृतीय को जो है पराजित करके शक साम्राज्य का जो क्षेत्र था वह गुप्त साम्राज्य में स्थापित कर दिए थे। यानी गुप्त साम्राज्य के अधीन अधिकतर जो है शक द्वारा जो स्थापित क्षेत्र थे उन क्षेत्रों को गुप्त साम्राज्य में मिलाने का काम चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा किया गया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा शक साम्राज्य का जो अंतिम शासक था रुद्रसिंह तृतीय को पराजित करके शक साम्राज्य को अपने यानी गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था। ओके, तो आज की क्लास में हम आप लोगों को बताए हैं कि किस प्रकार से शक के द्वारा भारत में आक्रमण किया गया था और शक के जो यानी जो सम्राट थे, राजा थे, उनके द्वारा किस प्रकार से भारत के क्षेत्रों को युद्ध के माध्यम से ये जो है शक साम्राज्य में मिलाया था। लेकिन आगे चल करके गुप्त साम्राज्य की स्थापना होती है और गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत एक जो है महत्वपूर्ण शासक के रूप में चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है उदय होता है और चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा शक साम्राज्य को पराजित कर दिया जाता है और शक के अधिकार क्षेत्रों पर गुप्त साम्राज्य का जो है शासन स्थापित हो जाता है। लेकिन आगे चल करके एक नया जो है वंश या साम्राज्य के द्वारा पुनः भारत पे आक्रमण तीसरे विदेशी आक्रमण के रूप में पहलव के द्वारा भारत में आक्रमण किया जाता है। पहलव के बाद जो चौथा आक्रमण होता है विदेशी आक्रमण वह कुषाण के द्वारा होता है। तो ये जो है 4 मुख्य विदेशी आक्रमण भारत पर हुआ था प्राचीन भारत के समय में। ओके, तो आज की क्लास में हम आप लोगों को यही बताए हैं कि किस प्रकार से शक के माध्यम से भारत में शक के द्वारा अपने शासन को स्थापित किया गया था। इसको आज आप लोगों को हम उन्हीं इंपॉर्टेंट फैक्ट को यहाँ पे डिस्कस किए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट था। ओके, अब अगले क्लास में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे पहलव साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार से भारत में होता है और यह किस प्रकार से जो है विदेशी आक्रमण के रूप में भारत में आक्रमण करते हैं और अपने शासन को यहाँ पे स्थापित करते हैं। इसको हम अगले क्लास में आप लोगों से डिस्कस करेंगे। प्लीज आप लोग हमारे इस क्लास वीडियो को आप लोग मैक्सिमम शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। तो आज की क्लास में इतना है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।